हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सीएचएस हेल्प सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कंडक्ट एजीएम इन हाउसिंग सोसाइटी। फ्रेंड्स, एमसीएस एक्ट में सेक्शन 75 में बताया गया है कि आपको एजीएम एवरी ईयर कंपलसरी है करना। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे एजीएम करने के पहले हमें क्या तैयारी करनी है, एजीएम में क्या करना है और एजीएम के बाद क्या करना है। यह वीडियो जो सोसाइटीज न्यू है, पहला एजीएम है उनका, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और कुछ सोसाइटी ऐसे भी हैं जिनको कुछ चीज़ें मालूम नहीं है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो शुरू करने के पहले और एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एजीएम की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। प्री रिक्विजिट फॉर द एजीएम, एजीएम एंड पोस्ट एजीएम। एजीएम के पहले क्या तैयारी करनी है, एजीएम में हमें क्या चीज़ें करनी है और पोस्ट एजीएम हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, प्री रिक्विजिट फॉर एजीएम जो है उस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हमें इसका एक होमवर्क करना है, ऐसा आप समझ लो कि जब तक आपके पास ऑडिट रिपोर्ट नहीं आता तब तक आप एजीएम का डेट डिक्लेयर मत करिए। क्योंकि बहुत सारे जो मिडिल और या स्मॉल लेवल सोसाइटीज हैं वो अगस्त में अकाउंट फाइनल करने का काम चालू करती हैं, और ऑडिटर के पास भी इतना इस समय काम होता है कि वो ऑडिट टाइम पे रिपोर्ट डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो वो डिले होता है। तो इसमें ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें सोसाइटी कमिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज पर द गाइडलाइन नोटिफिकेशन एमसीएस रूल एक्ट हर जगह बताया गया है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट 15 मई तक क्लोज हो जाना चाहिए, और 15 मई से 30 मई तक मेंबर को इंस्पेक्शन के लिए रख देना चाहिए, और 31 जुलाई तक आपका ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब उसके बाद एजीएम आपको जब करना है तब आप करिए। तो ये चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट में डिले होता है, और डिले के लिए एक दूसरे के ऊपर ब्लेम चालू होता है। दैट इज नॉट द गुड थिंग। आप मार्च में ईयर क्लोज हुआ, आप अप्रैल से लग जाइए कि आपको 15 मई तक बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाए। उसके बाद आप जो भी प्रोविजनल बैलेंस शीट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपकी मैनेजिंग कमेटी भी चेक कर सकती है और मेंबर भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जो क्वेरी आएगी वो आपके अकाउंटेंट के द्वारा सॉल्व कर दिया जाएगा, और सॉल्व करने के बाद फिर वो ऑडिटर के पास जाएगा। और इससे ये फायदा होगा कि जब भी इंस्पेक्ट हो गया तो फिर जो भी बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो आपको एजीएम में क्वेरी भी बहुत कम आएगा। तो जब भी आपका ऑडिट रिपोर्ट हाथ में आ जाए तो आपको एजीएम का डेट डिक्लेयर करना है। फिर उसके बाद मैनेजिंग कमेटी को मीटिंग बुलानी चाहिए, वहाँ पे सारे एजेंडा फाइनल किया जाना चाहिए, और एजीएम का डेट, वेन्यू और टाइम, ये सारा काम सेक्रेटरी को इनिशिएटिव लेकर के नोटिस रेडी करना है। और 14 दिन के नोटिस पे मेंबर को नोटिस, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक एक कॉपी उनको साथ में सेंड कर देना है कि किसी भी मेंबर को कुछ क्वेरी रहेगी तो जनरल बॉडी में वो आकर के पूछ सकते हैं। ओके, अब ये 5th पॉइंट है, रेडी विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, एमसी मस्ट नो ऑल द थिंग्स। ओके, तो जो भी क्वेरी आपके बैलेंस शीट में जो चीज़ें बताई गई हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने पिछले साल क्या क्या खर्चा किया है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर किसी हेड में कोई खर्चे ज़्यादा हो गए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस साल क्या एडिशनल खर्चा ज़्यादा हुआ है रिपेयर मेंटेनेंस में या अदर हेड्स में, ताकि आप इमीडिएटली क्वेरी को रिस्पॉन्स कर पाए मेंबर का। ओके, एंड बैलेंस शीट में आपको मालूम होना चाहिए सोसाइटी के पास कितना असेट है, कितनी लायबिलिटी है, प्रोविजन क्या क्या है, किसको किसको कितना पेमेंट देना है, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में आती हैं। तो बैलेंस शीट का भी एक नॉलेज होना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बैलेंस शीट मतलब आपके अकाउंट में कितना एक तरीके से बैलेंस है, असेट में क्या क्या है, आपके पास कितना अमाउंट है, आपकी लायबिलिटीज क्या है, वेंडर्स को कितना पेमेंट देना है, ये सारी चीज़ें लायबिलिटीज में आ गई। असेट में आपके सारे असेट आ गए, कैश आ गए, बैंक आ गए, ये सब। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि ताकि आप मेंबर को रिप्लाई कर पाए। और अगर आप प्रॉपर मेंबर को रिप्लाई करते हैं तो वहाँ ट्रस्ट बिल्डअप होता है, और अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाते तो वहाँ डाउट होता है, और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है डाउट का। तो
प्रॉपर आप रेडी होना चाहिए, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या चीज़ें लिखी गई हैं और उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज, आपको एक पूरा एनुअल रिपोर्ट बनाना चाहिए पिछले साल का। जो ऑडिट रिपोर्ट होता है वो तो एज पर द स्टेटरी कंप्लायंस के हिसाब से ऑडिटर बनाते हैं, बट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से एनुअल रिपोर्ट रेडी करिए। सोसाइटीज में मैनेजिंग कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, आपने साल में क्या क्या काम किया, मोस्ट रिपेयर, मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कुछ काम हुए तो उनके अलग अलग अमाउंट कितने कितने किधर किधर खर्च हुए, तो वो एक ब्रेकअप एनुअल रिपोर्ट, मतलब पूरा एक पूरे साल का रिपोर्ट आप मेंबर को दे देंगे। तो कुछ चीज़ें जो कि वहाँ पे आपका ऑडिट रिपोर्ट में लेजर्स नहीं होते, तो आपको यहाँ पे मेन मेन जो लेजर्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, तो मेंबर की क्लियरिटी हो जाएगी वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट देखने के बाद। और मेंबर क्वेरी असाइन दिस वर्क टू एमसी टॉपिक वाइज। हाँ, अगर आपकी सोसाइटी बहुत बड़े हैं और वहाँ पे बहुत सारे क्वेरी आने वाले हैं, तो आप टॉपिक वाइज क्वेरी अपने कमिटी मेंबर को डिवाइड कर दीजिए। लाइक द अगर अकाउंट रिलेटेड क्वेरी आता है तो ट्रेजरर विल बी रिप्लाई, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है तो वो चेयरमैन या सेक्रेटरी, कुछ स्पेशल काम हुए हैं जिनको आपने कमिटी मेंबर में, अगर किसी को मान लो आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी की काम हुआ है बड़ा और उसको कमिटी मेंबर जो है उनको इलेक्ट्रिसिटी का काम दिया गया है, तो उनको सारा उसके बारे में डिटेल में नॉलेज है, तो आप उस कमिटी मेंबर को उसके लिए असाइन कर दो। तो इस तरह से आप असाइन कर दो कि कौन सी क्वेरी कौन कमिटी मेंबर रिप्लाई करेगा। एनुअल रिपोर्ट हो गया, मेंबर क्वेरी हो गया। अब मेक अ बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारी सोसाइटीज में नहीं होता है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट करना फॉर द नेक्स्ट ईयर। आप अपनी, जब आपका लास्ट ईयर का ऑडिट हो गया, आप एनालिसिस करिए आपका सोसाइटी प्रॉफिट में है, लॉस में है। अगर लॉस में जा रहा है, मेंटेनेंस कलेक्शन कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आपको गैप निकालिए कि कितना लॉस हो रहा है, कितना इन मेंटेनेंस चार्ज आपको सर्विस चार्ज बढ़ाना है, वो आप मैनेजिंग का वो जनरल बॉडी में रखिए और उसको बढ़ा करके लीजिए। तो ये पूरा प्रॉपर बजट आपको बनाना है। ओके, नेक्स्ट होता है मेंबर लिस्ट अटेंडेंस फॉर साइन एंड सिग्नेचर। आपको जनरल बॉडी में आपका मेंबर का जो लिस्ट है, ओनर का नाम है अपडेटेड वन, वो आपको एक प्रिंट आउट पहले से रेडी रखने का है। जो भी मेंबर आता है उनका साइन अटेंडेंस के लिए आप रेडी रखिए मेंबर लिस्ट के लिए। प्रिपेयर प्रॉपर प्लान फॉर टाइम टू फिनिश द एजीएम एज पर द नोटिस। आपका जो जितने एजेंडा हैं आपको एक मालूम रहेगा, इस एजेंडा में 5 मिनट लग सकता है, कोई बड़े काम हुए उसमें ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हो सकता है तो 10 मिनट लग सकता है। उस हिसाब से आप एक टाइम डिसाइड करिए कि आपका एजीएम 2 घंटे में ख़त्म होगा कि 3 घंटे में होगा, और उस टाइम लाइन में कर दीजिए अपना एजीएम। और बीच में अगर कोई मेंबर कोई अदर टॉपिक लेता है तो उसको स्टॉप करिए। वो उनके मेंबर के जो क्वेरी हैं वो आप सबसे लास्ट में लीजिए एनी अदर मैटर्स में। सबसे पहले आपको, आपने जो एजेंडा अगर 15 एजेंडा लिया है तो आपको अपना एजेंडा फिनिश करना है। उसके बाद जो टाइम बचता है तो एनी अदर मैटर चेयरमैन के परमिशन से लास्ट में लिया जा सकता है। और एनी अदर मैटर में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मेंबर्स को एडवांस में रिटेन कमिटी को दे देना चाहिए कि सर मेरा बॉडी में लिया जाए, तो वो बहुत ही हो जाएगा क्वेरीज को पुट अप करने के लिए जनरल बॉडी मीटिंग में। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द एजीएम। बहुत सारी सोसाइटीज में एजेंडा एज पर द बायलॉ नहीं बनाया जाता है, उन लोगों के अपने ही एजेंडा होते हैं और इम्पोर्टेंट एजेंडा वो लोग लिखते नहीं हैं। तो एज पर बायलॉ आप ये चेक कर सकते हैं कि ये सारे एजेंडा उसमें बताए गए, ये सारे कॉमन और इम्पोर्टेंट एजेंडा है, ये आपको अपने एजेंडा में रखना ही है। इससे एक्स्ट्रा जो आएगा वो आप इस सोसाइटी के हिसाब से रख सकते हो। तो जो कॉमन एजेंडा यहाँ पे लिखा गया है, टू रीड द मिनट्स ऑफ लास्ट एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द सोसाइटी एंड स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ सोसाइटी इफ एनी, एंड नोट द एक्शन टेकन देयर ऑन। जो आपका लास्ट एजीएम था उसमें आपका जो डिस्कशन हुआ, कितने एक्शन लिए गए, कितने एक्शन नहीं लिए गए, अगर कुछ स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हुई है रिसेंटली में तो उसके मिनट्स को भी डिस्कशन करके क्या एक्शन लिया गया, क्या अप्रूवल हुआ, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। यहाँ पे पहला पॉइंट आपका वही है। इसके बाद आता है रिसीव फ्रॉम कमिटी द एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी on the preceding cooperative year, working together with statement account in form and prescribed under rules 61 of rule
showing the income and expenditure during proceeding cooperative year and balance sheet as it close the proceeding cooperative year। अब यहाँ पे बताया गया कि जो आपका एनुअल रिपोर्ट है बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, वो एज पर द रूल नंबर 62 एन फॉर्म में होना चाहिए। मतलब प्रीवियस ईयर में भी क्या बैलेंस दिखाया गया, करंट ईयर में कितना है, इसको एन फॉर्म में बताया गया है। तो आपको उस प्रॉपरली उसी फॉर्मेट में आपका बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर होना चाहिए। सी है टू कंसीडर ऑडिट रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम ऑडिटर अपॉइंटेड एज प्रोवाइडेड सेक्शन 75(2)(a। इसमें ये बताया गया है जो ऑडिट आपका करके आया है, जो ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया था उसने ही किया होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एजीएम में किसी और को अपॉइंट किया और ऑडिट करके कोई और दे रहा है। ये स्पेशल केस होता है जब ऑडिटर रिस्पॉन्स नहीं करता, मैनेजिंग कमेटी किसी और को दे देती है ऑडिट करने के लिए, बट जनरली एजीएम में जिसको अपॉइंट किया गया है वही ऑडिट करता है। To receive from the committee the audit rectification report and take action thereon, to place annual budget of next financial year for consideration, to appoint an auditor for audit from panel approved by state government, to receive from committee the annual return as stipulated section 75 and 74। ये इंपॉर्टेंट सारे एजेंडा हैं, ये आपको आपके नोटिस में होना ही चाहिए। इसके बाद जो एडिशनल एजेंडा आते हैं वो आप सब ऐड कर सकते हैं। टू कंसीडर एनी अदर मैटर स्पेसिफिकली रिक्वायरिंग डिसीजन concurrence or sanction of the general body meeting of society by virtue of provision of the act, rule and bylaw, to consider any important communication received from registering authority, statutory auditor, government, collector, whatever is there, to declare date, conduct election of its committee when due, to consider any other matter with permission of chair, accepting those requiring proper notice after regular agenda is over। जैसा अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि एनी अदर मैटर जब ही अपना एजीएम फिनिश हो जाता है उसके बाद लिया जाता है। तो ये सारे हमारे कॉमन एजेंडा हैं जो आपको लेना है। उसके बाद आपके जो स्पेशल एजेंडा आपकी सोसाइटी के हिसाब से हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो पोस्ट एजीएम क्या करना है वो चेक करते हैं। पोस्ट एजीएम आपको सबसे पहला काम है मिनट ड्राफ्ट करना। तो सोसाइटी के सेक्रेटरी या तो आपने मैनेजर रखा है तो मैनेजर को वो काम दे दीजिए, पूरा आप ड्राफ्टिंग करिए और मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में वो ड्राफ्ट को फुल एंड फाइनल बनाना चाहिए। मैनेजिंग कमेटी जब सारे एग्री हो गए, फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो गया, तो उस मीटिंग के 15 दिन के अंदर में आपको ड्राफ्ट को मेंबर को शेयर कर देना है। मेंबर को शेयर कर देना है फॉर उनके ऑब्जर्वेशन के लिए। अगर उनको कोई ऑब्जर्वेशन है, कुछ करेक्शन लगता है, दे विल रिवर्ट टू यू कि सर ऐसा जनरल बॉडी में डिस्कस नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा पॉइंट क्यों आ गया, जनरल बॉडी में 15 एजेंडा लिया गया था, यहाँ 20 एजेंडा कैसे आ गया। ये सारी चीज़ें मेंबर अगर ऑब्जर्व करता है तो उसके हिसाब से हमें करेक्शन करके वापस फाइनल ड्राफ्ट बनाना है। तो मेंबर को ऑब्जर्वेशन के लिए देना है। अगर 15 दिन के बाद अगर आपने मेंबर को दे दिया है और 15 दिन तक किसी का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया तो वो फाइनल हो जाएगा और उसके ऊपर स्टैम्प साइन लगा करके आपको नोटिस बोर्ड पे लगा देना है। नोटिस बोर्ड पे लगाने के बाद आप उसको बाई पोस्ट या जो उधर आपके मेंबर्स रहते हैं उनको हार्ड कॉपी की एक डिलीवर कर सकते हैं और उसका एक्नॉलेजमेंट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारा प्रोसीजर है एजीएम का फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि आपका एजीएम टाइम पे हो, इसके लिए आपको कुछ डेट्स बताए गए हैं एमसीएस रूल में एंड एमसीएस एक्ट में भी कि 15 मई तक अकाउंट फाइनल हो जाना चाहिए। 16 मई से 31 मई तक आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मेंबर के इंस्पेक्शन के लिए होना चाहिए। एंड 1 जून को आपको जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट है ऑडिटर को दे देना है ऑडिट करने के लिए। 31 जुलाई तक ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड 30 सितंबर तक आपका एजीएम हो जाना चाहिए। 30 सितंबर तक फाइलिंग भी करना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। अगर आपका एजीएम ही नहीं होगा 30 सितंबर तक तो आप रिटर्न कभी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइमली करनी है। तो फ्रेंड्स
एज यूजल जैसा हमने अभी चालू किया हुआ है 5Q सेक्शन, जिसमें हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, या जो मुझे पर्सनल में भी क्वेरी आती है उसमें से कुछ क्वेरी जो इम्पोर्टेंट अपने को लगती है हम अपने वीडियो में लेते हैं, ताकि उसको डिस्कशन करने से आपका हेल्प हो जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई ऑल द ईमेल एंड व्हाट्सएप। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है, our society has decided to build a temple on premises and use 2 lakhs from the society account. This is passed in AGM. Can maintenance fund be used like this, or is it from the same fund? So for all friends, this is not allowed. अगर आप बनाने के लिए सोच रहे हैं राइट, अगर वो बिल्डर बना देता है आपकी सोसाइटी का अप्रूव्ड प्लान में, तो वो हमारा ओके होता है। बट आफ्टर दैट अगर सोसाइटी सोचती है बनाने के लिए, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग सोसाइटी का फंड यूज नहीं कर सकते। आपको उसके लिए सेपरेट फंड निकालना है। और अगर किसी मेंबर ने जो अलग कम्युनिटी के हैं, अगर वो लोग कुछ इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो फिर आपका काम भी रुक सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ लास्ट एजीएम मिनट्स आर नॉट एट सर्कुलेटेड विद एमसी एंड सोसाइटी मेंबर्स, इज देयर एनी पेनल्टी? यस, आप रजिस्ट्रार ऑफिस से कंप्लेंट कर सकते हैं। आई थिंक बाइला नंबर 108 में ये बताया गया है कि एजीएम का ड्राफ्ट सारे मेंबर को सर्कुलेट करना है विद इन द 3 मंथ आफ्टर द एजीएम। तो अगर आपको उसका एजीएम का आपको मिनट्स नहीं मिलता है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कैन फैमिली मेंबर टेनेंट कैन अटेंड द एजीएम? नो, नॉट अलाउड। इन एजीएम ओनली मेंबर्स जो होते हैं सोसाइटी के, वो एजीएम में अटेंड कर सकते हैं। एंड इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर में। उसमें बताया गया है कि मेंबर, ज्वाइंट मेंबर, एसोसिएट मेंबर, प्रोविजनल मेंबर अटेंड कर सकते हैं एजीएम, बट विद सम टर्म एंड कंडीशन के साथ में। तो ये हो गया। इन आवर सोसाइटी वन मेंबर गिव इच फ्लैट ऑन रेंट टू नीग्रो फैमिली। वी हैव ऑलरेडी टेकन डिसीजन इन एजीएम टू नॉट टू गिव फ्लैट ऑन नीग्रो पीपल। कैन वी अपोज? नो, यू कैनॉट अपोज दिस। एज पर द लॉ, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नॉट अलाउड। आपके जो फ्लैट ओनर हैं वो किसी को भी अपना फ्लैट रेंट पे दे सकते हैं। ये जो वेरिफिकेशन है, ये पुलिस का काम है, उनको वेरीफाई करने दीजिए। एंड आप जो बोलते हैं कम्युनिटी बेसिस पे, हिंदू, मुस्लिम, अदर रिलीजन्स को आप डिसअलाउड करते हैं एजीएम में, बैचलर को नॉट अलाउड करते हैं, तो वो भी इलीगल है। कोई भी जो ओनर है वो कंप्लेन कर सकता है आपको जाके कोर्ट में, पुलिस में, एंड कोऑपरेटिव कोर्ट में। अदर जहाँ पे भी ये जुडिशरी आती है, वहाँ पे कंप्लेंट में आपका कर सकता है। कैन सोसाइटी पास ट्रांसफर प्रीमियम 50,000 इन एजीएम? नो, इट्स आल्सो नॉट अलाउड। मैक्सिमम 25,000 इन अलाउड एज पर द लास्ट नोटिफिकेशन। तो ये भी इलीगल है। कमेटी ऐसा, या तो जनरल बॉडी ऐसा नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सोसाइटी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में, अपनी सोसाइटीज में, अपनी कमेटी में, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बाईलॉ रिलेटेड अवेयरनेस आए। और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, उतना ही आपकी सोसाइटी स्मूथली, हैप्पीली रन होगी, एंड कोई लीगल इशू आपका कोर्ट में या रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।